कैसे हैं आप लोग? बिंदास। कैसे हैं आप लोग? बिंदास। जो बाकी लोग नहीं बोल रहे वो उनकी तबीयत खराब है, क्योंकि कानून का जानकार हूँ, वकील हूँ पिछले 20 साल से। जानता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति से सवाल पूछा जाए कि क्या आपने चोरी की है, और ये सवाल 2 बार पूछ लिया जाए और सामने वाला जवाब ना दे, तो कानूनी भाषा में ये मान लिया जाता है कि चोरी इसी ने की है। तो आप सब लोगों का इस भरी पूरी सर्दी के अंदर यहाँ पे आना इस बात को साबित करता है कि आप लोग इस बिजनेस को लेके सीरियस हैं, कमिटेड हैं और जीवन में कुछ विशेष करना चाहते हैं, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अदरवाइज बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अभी तक रजाई से ही निकले हैं, उनको गुदड़ी का लाल कहा जाता है, और वो इतने लाल हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो उसी में भस्म होके रह जाते हैं। तो साथियों, अपना छोटा सा परिचय देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। पिछले 20 साल से वकालत के व्यवसाय में हूं। 17 साल तक लगभग यहाँ जींद के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैंने काम किया। उसके बाद 3 साल पहले सन 2017 में मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ और आजकल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एज एडवोकेट काम कर रहा हूं। एक छोटा सा गांव है मेरा कागसर, जो मैं अपने नाम के साथ लगाता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरी जन्मभूमि है वो। और मैं चाहता हूं कि ये नाम, बचपन से मेरा सपना था कि मेरे गांव का नाम देश और दुनिया में रोशन हो। उसी सपने को लेके मैंने हमेशा अपने नाम के साथ अपने गांव के नाम को रखा, क्योंकि जिस मिट्टी ने जन्म दिया है उस मिट्टी का कर्ज मैं कभी नहीं उतार सकता। अभी आप लोगों के सामने बहुत सारे अचीवर्स, बहुत सारे लोग आए, बहुत सी बातें आपसे की गई। मैं एक बार जानना चाहता हूं कि यहाँ पे पहली बार ऐसे कितने लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम सेमिनार के अंदर आए? पहली बार जो साथी आए हैं, मैं थोड़ा आप लोगों के पास आता हूं। पहली बार क्या नाम? प्रेम सिंह जी। किरमारा इतिहास है। क्या समझ में आया आपको आज की जो ये अभी तक तो बातचीत हुई है, ये क्या समझ में आया, क्या है? प्रगति करने का अच्छा साधन है सर, तरक्की कर सकते हैं हम इस बिजनेस में। नाम लेना गाँव बड़ा समस्या है। क्या समझ में आया, अभी क्या लग रहा है? यहाँ पर लोगों की बात सुनकर मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं इसमें जुड़ना चाहता हूँ, काम भी करना चाहता हूँ। काम भी करना चाहता हूँ। आप भी पहली बार आए? हाँ जी सर। नाम अशोक कुमार, गाँव बराबर। क्या समझ में आया, क्या? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ खाने से कुछ अपना उज्ज्वल भविष्य उनकेगा। एक मिनट, थोड़ा बीच से मैं बताऊँ। जी सर। मेरा नाम मुकेश कुमार और मैं गाँव बारी से। मेरे को ये समझ आया, आप कह रहे थे कि आप उदास क्यों हो। मैं उदास इसलिए हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं आया। एक साथी यहाँ पे है, क्या नाम है? सुनील जी। क्या समझ में आया? सर समझ में आया कि आरसीएम से जीवन बदल सकता है, लोगों को स्वास्थ्य दे सकते हैं। पक्का? यस सर। भरोसा? यस। और कोई पीछे नया बिल्कुल पहली बार तो आए, पहली बार आए, क्या नाम है? अनिल कुमार, बरसोड़ा गाँव से। क्या समझ में आया सर, हमें समान करने से हमारा भविष्य बदल सकता है। चलिए, माफी चाहूंगा, सब लोगों को टाइम नहीं दे पाऊंगा। एक्चुअली ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि क्या समझ में आया। आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जो समझ में अगर आ जाए तो लाख का और नहीं तो खाक का। इसको समझने में ही समय लगता है, इसमें इसको करने में समय नहीं लगता है। अगर जिस दिन ये हमें समझ में आ गया उस दिन ये अपने आप होता है, फिर इसको करने की जरूरत नहीं होती। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे, आपके पड़ोस में, आपके गली, आपके मोहल्ले के अंदर, जिनसे आपने जिक्र किया होगा कि आरसीएम है, ये है, या आपसे भी जिक्र हुआ होगा, तो बहुत से लोगों का ये जवाब होता है कि मुझे पता है, सब पता है आरसीएम, है ना। कई बार तो हम प्लान दिखाते हैं तो उससे पहले ही सामने वाला कहता है बस बहुत हो गया, सब पता है। लेकिन हकीकत ये है कि जो पता है वो सही नहीं है, जो इंफॉर्मेशन है वो सही नहीं है। क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूं? क्योंकि सन 2000 की बात है। सन 2000 में मैं नया एडवोकेट बना था। 5 साल का मैंने कोर्स किया एमडी यूनिवर्सिटी से, एलएलबी। उस 5 साल के कोर्स को करने से पहले 12 साल भी लगाए थे। क्या लगाए थे सर? 12 साल। 12 साल। क्योंकि कोई भी कोर्स जो है उस कोर्स के अंदर क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, क्वालिफिकेशन। सन 1995 के अंदर 10+2 पास की और उसके बाद किसी ने सलाह दे दी कि भैया वकील बन जाओ। मैंने कहा ठीक है, वकील बन जाता हूं। फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद पता चला कि एमडी यूनिवर्सिटी में जाके रहना पड़ेगा। हॉस्टल में मैंने रूम लिया और लगातार 5 साल तक एजुकेशन ली। 5 साल की एजुकेशन के बाद एडवोकेट बना, और जैसे ही एडवोकेट बना मेरे गांव के अंदर एक व्यक्ति, उन्होंने आरसीएम शुरू किया। पेशे से वो टीचर थे, आज भी वो टीचर हैं, और पूरे गांव के अंदर एक सूचना भेजी गई घर घर के अंदर, जिसको गांव में कहते हैं गोआ दिवाया गया अपने चौकीदार भाई के माध्यम से। मेरे घर भी सूचना आई कि एक मास्टर जी है और उन्होंने एक ऐसा कपड़ा वो लेके आए हैं जिस कपड़े को पहनने से लाखों रुपए आते हैं। तो जब मुझे ये पता लगा तो दिल में ये आया कि जाके 2 थप्पड़ मारूं उस मास्टर कि उसका दिमाग खराब हो गया है। ये लोगों को लूटने की एक नई परंपरा इन्होंने चला दी। और कमाल की बात है, ना तो उन साहब की हिम्मत हुई कि वो आके मुझे ये प्लान, ये सिस्टम बता पाए, और ना मैंने ध्यान दिया कि मैं भी जाके एक बार सुन तो लूं कह क्या रही है। और बात यहीं खत्म हो गई। लेकिन कहते हैं आरसीएम जो है जीवन में एक बार नहीं आता है, बार बार आता है और आता ही रहता है। बीसी छाबड़ा जी तो एक बात बोलते हैं, जो आरसीएम बिजनेस का जिनको पितामह कहा जाता है, कि आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो नरसों, और नरसों नहीं तो बरसों बाद हर किसी को आरसीएम बिजनेस में आना है। हर किसी को आरसीएम बिजनेस में आना है। बच नहीं सकता कोई, बच नहीं सकता कोई, बच ही नहीं सकता कोई। ये बात मैं सुनता हूं। 2000 के बाद 2002-03 के अंदर फिर से साहब मेरे पास ये प्लान लेके आए, और बड़े कमाल की बात है, वो मेरे बहुत नजदीकी रिलेटिव हैं, मेरे साले साहब। उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया, हिचकते हुए बताया, बताते हुए हिचके, सुना, थोड़ा सा सुना। मैंने कहा बस कर, बहुत हो गया, 2 थप्पड़ ऐसे मारूंगा, दोबारा इसका नाम मत लिया। और आज के बाद अगर ये बिजनेस किया ना तो मैं इसके बाद आना बंद कर दूंगा। वो भी समझ गए। लेकिन कमाल की बात है, ये फिर से मेरे जीवन में आया। जीन कोर्ट में जब मैं बैठना शुरू किया तो शायद ही कोई साल जाता होगा, हर साल कोई न कोई फिर से वही काला बैग और उसके अंदर कपड़े की किट
और फिर वो कागज भी मेरा उठाते, पेन भी मुझसे लेते और फिर वो गोले बनाना शुरू कर देते और मैं उनको वहीं पे रोक के 1 मिनट रुक जा भाई, 1 मिनट रुक जा। बोले हाँ सर क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं, ये देख ये पर्स है, ये उठा, इसमें तेरे को जितने पैसे बचते हैं इसमें से निकाल और यहां से रफू चक्कर होगा। तो खुद भी मरेगा मुझे भी मरवाएगा। मेरा एक सोशल सर्कल है और ये झूठ फरेब के धंधे, ये लोगों को लूटने के काम, ये जो तुम कर रहे हो ना, तुम्हारा ही कोई सताया हुआ मेरे पास आएगा और मैं फिर तुम्हारे ही ऊपर मुकदमा करूंगा, तुम्हें जेल भेजूंगा। और कमाल की बात ये हुई कि लगभग सन 2013 तक, जहां तक कुछ और दूसरी कंपनीज भी आई, ऐसा नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सेल हुआ है। और बड़ी परमात्मा की कृपा रही, मेरे शब्दों में बड़ा वजन रहा कि लगभग 20 से 22 लोगों का मैंने आरसीएम छुड़वाया इन 13 सालों में। कामयाब लोग समझाने आते थे, समझ के चले जाते थे कि वकील साहब है, अच्छी राय दे, छोड़ देते थे। ये ठीक ऐसे ही होता है। और क्यों होता था साहब उनके साथ ऐसा? क्योंकि आधी अधूरी जानकारी लेके आते, पता ही नहीं था कुछ, सिर्फ मेंबर बनाने के लिए आते थे कि वकील साहब है, एक बार फंस गया तो 20-30 लोग तो जरूर जोड़ देगा। ऐसे ही है ना? यही जानते हैं ना सर आप आरसीएम के बारे में? नए लोग, नए लोगों को यही लगता है कि आरसीएम यही है, लोगों को जोड़ने का काम है, लोगों को मेंबर बनाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। मैं गारंटी देता हूं, आज आप इस फार्मूले को आज अप्लाई कर लेना या 100 साल बाद अप्लाई कर लेना, अगर आप जोड़ने के लिए जाओगे जवाब यही मिलेगा जो मैंने दिया। ये जोड़ने का काम नहीं। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन कम होती है हमारे पास। ये एक स्टोरी मुझे ध्यान में आ रही है। एक बार एक डॉक्टर साहब थे, माफी चाहूंगा डॉक्टर साहब, कुछ और भी डॉक्टर्स हैं, वो गांव के अंदर उनका क्लिनिक था। गांव के लोग जो है बड़े स्वस्थ होते हैं थोड़ा सा, आजकल तो बीमार ज्यादा होने लग गए, तो स्वास्थ्य उनका अच्छा था, मौसम अच्छा था, तो डॉक्टर साहब का बिजनेस थोड़ा सा कम चल रहा था। तो उस गांव में सभी लोग भैंस भी पालते थे, जानवर पालते थे, 5-5, 10-10 भैंस रखते थे। तो गांव में कोई जानवरों का डॉक्टर नहीं था, सब लोग अपने पशुओं को लेकर शहर में जाते थे, वहां पे इलाज करवाते थे अगर बीमार हो जाते। तो एक बार डॉक्टर साहब को ख्याल आया कि क्यों ना मैं आदमियों के साथ साथ भैंस का भी इलाज करना शुरू कर देता हूं। भाई आदमी 100 किलो का है, वो 500 किलो की है, इसको 1 गोली देनी पड़ती, उसको 5 दे देंगे, बात बन जाएगी। तो बाहर बोर्ड लगा दिया डॉक्टर साहब ने कि यहाँ पे इंसानों के साथ साथ जो है जानवरों का भी इलाज किया जाता है। एक ताऊ रामफल, रामफल तो नहीं है कोई, ये कहावत है, रामफल नाम हरियाणा में बड़ा ज्यादा चलता है। एक रामफल भाई जो है अपनी भैंस को लेके बीमार थी, वो शहर की तरफ जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में देखा डॉक्टर साहब के यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे जानवरों का इलाज किया जाता है। वो लेके गए भैंस को, डॉक्टर साहब ने देखा, हाथ लगा के पता चला बुखार है। बुखार है तो उन्होंने पुड़िया बनाई, 5 गोलियां पुड़िया में पैक की और 5 पुड़िया रामफल भाई को देते हुए कहा कि ये पुड़िया जो है सुबह और शाम पानी के साथ दे देना, 1 गिलास पानी के साथ। बोले डॉक्टर दिमाग खराब है तेरा, यह आदमी थोड़ा ही है कि 1 गिलास पानी के साथ गोली दे देना, कैसे दे दूं? मन नहीं मेरा, तू ये दे। अच्छा बड़ी समस्या पैदा हुई, डॉक्टर साहब ने सोचा ही नहीं अब क्या करें, ये तो ख्याल ही नहीं आया कि दवाई कैसे देंगे। दिमाग ने विचार लगाया, आइडिया आया, पास में पाइप पड़ी थी, वो पाइप उठा के लेके आए डॉक्टर साहब और रामफल भाई को वो पाइप पकड़ाई एक साइड से और बोले इस भैंस के मुंह में डाल दे ये पाइप। और इधर से डॉक्टर साहब ने वो 5 गोलियां उस पाइप में डाली और यहां से फूंक मारने की जैसे ही कोशिश की, डॉक्टर से पहले भैंस ने फूंक मारा। अब 500 गोलियां कहां, डॉक्टर ने नहीं। तो
अधूरी जानकारी लेके अगर आप किसी को आरसीएम बताने जाओगे तो 5 गोलियां कहां आपके पेट में। इलाज करने गए थे, उसका इलाज खुद का करना था। यही होता है हमारे साथ जब हम किसी काम को बिना सीखे करते हैं, बिना समझे करते हैं। दोस्तों, आरसीएम सन 2013 में जब मेरी जिंदगी में आया पहली बार, मैं आपको बताता हूं, उस वक्त भी आपने भी मना किया, आप भी बहुत सारे बहाने बनाए, मैंने भी बहुत सारे बहाने बनाए। उस वक्त मेरे एक मित्र हैं राजेश भारद्वाज जी, यही डीआरडीए के सामने उनका हमारी अपलाइन भी है, वो उनके पास मैंने एक कंप्यूटर, ये लैपटॉप खरीदा था। लैपटॉप खरीदने के बाद उसके अंदर सॉफ्टवेयर डलवाना था मुझे। उस सॉफ्टवेयर डलवाने के बाद मैं जैसे ही बैग को उठा के चलना शुरू किया, मैंने वहां से, उन्होंने कहा कि वकील साहब एक चीज मैं आपको देता हूं। ये टेबल ऐसी ही टेबल थी, उन्होंने उठा के हेल्थ गार्ड का एक पाउच मुझे पकड़ाया। मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये क्या है? बोले खाने का तेल है, बहुत अच्छा है, आप इस्तेमाल करके देखो। मैंने देख के इधर उधर से पलट के मैंने कहा ये तो रिफाइंड है, इसके खाने से मैंने सुना है लाखों लोग मर रहे हैं, मुझे क्यों मारना चाहती हो भाई? कोई दुश्मनी है? बोले नहीं सर, ये रिफाइंड नहीं है, ये हेल्थ गार्ड है। मैंने कहा इसका नाम रामफल रख दोगे तो रामफल हो जाएगा, है तो रिफाइंड नहीं ना। बोले नहीं सर, ये वो रिफाइंड नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं, कोई सा हो तू खा ले। मैंने वापस लगा दिया मेरे घर, ऐसे धक्का मुक्की चल रही थी टेबल पे। आखिर में तंग हो गया मैं, और उसको पैकेट को उठाया, बैग में डाला और मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, राम ओके, चला गया। 3 दिन के बाद साहब का फोन आता है, बोले सर कैसा लगा? मैंने कहा क्या? बोले तेल। मैं कहा वो तो बेरा की तरफ गया है। कौन सा तेल? बोले जी वो मैंने दिया था। मगर दिया तो था, बेरा नहीं भाई, बाद में बात करें। 3 दिन 4 दिन बाद फिर फोन आया, बोले सर यूज किया? मैं कहा ऐसा है, ना तो यूज किया और ना करो, अपना उल्टा ले जाओ। फोन रख दिया। तीसरी बार आदमी बड़ा ढीठ था, तीसरी बार फिर हिम्मत कर ली उसने फोन करने। अब की बार मैं भी थोड़ा परेशान था कि फिर फोन आ गया। फोन उठाया, हेलो हाय, कुछ नहीं। बोले वकील साहब एक बार उसका हलवा बना के देखो। मैं क्या भारद्वाज तेरा होगा दिमाग का पागल है। बोला भाई साहब आपने कौन सा पीछे दिए? बात तो सही है, जिस दिन धक्के से दिया उस दिन पैसे नहीं दे के आया। मुझे लगा ये धक्के से तेरा फ्री का होगा, क्यों पैसे, काहे के पैसे? मैं कहा मैडम इधर आओ। मैडम को बुलाया, मैं लैपटॉप पे अपना काम कर रहा था। मैं कहा वो पाउच जो मैं लेके आया था 15 दिन पहले वो है? बोले हाँ है। जो हमारी पत्नियां होती है ना, वो बड़ी समझदार होती है, बहनें माताएं जो भी महिलाएं हैं, उनके पास चाहे जो भी मतलब फालतू की कोई भी चीज वो फेंकती नहीं है, संभाल के रखती है। आदत है ये हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं की। उन्होंने हमें भी संभाल के रखा हुआ, भी कोई खास काम की चीज नहीं। हम भी कबाड़ के अंदर ही फेंकने की चीज है। क्यों? क्योंकि शादी जब हुई थी बड़े बड़े सपने दिखाए थे, घुमाने लेके जाऊंगा शिमला, मनाली की वादियों में फोटो खिंचवाएंगे, बर्फ के गोले कहाँ है? वो गोले ऊन के गोले तो है, स्वेटर बुनो, बच्चे सर्दी आ गई टोपा पहनाओ, ये गोले बच्चे, या बातों के गोले हैं। जब वो कभी कहती है कि भैया कि मुझे जो है ना बाजार से एक सुंदर सी साड़ी दिलवा दो, हम बहाना बना देते हैं, अरे भगवान तू तो पहले ही इतनी सुंदर है, साड़ी पहन के क्या करेगी? तू तो हेमा मालिनी से भी ज्यादा सुंदर है। वो भूल गया हेमा मालिनी अब बूढ़ी हो चुकी है, अब उससे तुलना हो गई। ये हमारे बहाने। तो मैडम ने भी वो पाउच फेंका नहीं था, बोले नहीं रखा है। मैंने कहा एक बार मैं उसका हलवा बना के लेके आओ। अब जैसे मारना खाकर नहीं खा रहे
मगा एक बावड़ा आदमी बावड़ा हो रहा है, वो कह रहा है तेल का हलवा खा के देखो वो तेल खा। अरे मैं पैसे नहीं दे गया, फ्री का सारा फेंक दिया, बना बड़ी मुश्किल से मनाया, वो माली बना के लेके आई। वो काम करते करते मैंने कब उसको खा लिया मुझे पता ही नहीं चला। खाने के बाद ध्यान आया कि तेल का हलवा बनाना था। मैंने कहा मैडम 1 मिनट उड़ाइए। बोले हाँ ऐसा है बात, बोल तो तू मेरी गाते माना कर, लेकिन आज तो मान लेती, मैंने रिक्वेस्ट करी थी। बोले क्या? मैं कहा उस तेल का बनाना था। बोली कि बोले उसे तेल लगा है। मैं कहा सबूत दिखा। वकील आदमी ना सबूत चाहिए, सबूत के बिना नहीं मानता वकील, पता है मुझे कोर्ट में सबूत चाहिए। अब वो कान तो उसने पकड़ा नहीं, कसर कुछ छोड़ेगी। बोले खड़ा हो गया, मैं देख ले रसोई में तेरा चाय रहा तेल उड़े और डब्बे में उसने खोल रखा था। मैंने कहा थैली का खाली थैली, मैं तेरे को पांची हो। वो क्योंकि उसको देखा मैंने, ये तो कहीं घी वो कह रहे ताया हुआ नहीं, ऐसा ऐसा लगा है मुझे। खुशबू सूंघ के देखी, मैं तेल है ही नहीं, वो खाली थैली का है। सबूत? बोले मैं सच बता इसी का है। बोले सच्चे इसी का है, मैं तेने खाया। बोले मैं क्यों खाऊं तेरा तेल, महत सारे हो गए भाई। मैं धक्के से एक चम्मच उठाई और उसको खिलाई। अब वो खा के और मेरे मुंह की तरफ ऐसे देख रही जैसे गोवा को खा के देख रहा। मगर किसा आ गया के बोले तेल तो कोई मां फिर की है, मां कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फोन लगाया भारद्वाज साहब को। मैं कहा भारद्वाज एक बात बताइए सौदा की। अब जब पहले वो बता रहा था मैं नहीं सुन रहा था, अब मैं पूछ रहा हूं। देखो कहानी कहां बदलती है। मखा भारद्वाज साहब की सौदा की बोले ऐसा है, आप हो गए वकील, मन्नत हो गई मेरा ही सौदा की। मैं कहा फिर कैसे? बोला मेरे पास एक किताब है, वो लीजिए और वो पढ़ लियो, फिर समझ में आओ तो आगे बात करेंगे। ठीक है भाई, ईब है? बोले हाँ है। मारा मैं गया वहां, बुलेट मोटरसाइकिल की उठाई, वहां से आया यहाँ DRD के पास। मैं कहा कहाँ है वो किताब? है क्या किसी के पास अभी हेल्थ गार्ड की? देखा वो किताब मुझे थमाई, मैंने उसको लिया और अपने घर पे चला गया। उस किताब को जब मैंने खोला, मेरी आदत है, पता नहीं ठीक है कि गलत है, लेकिन मेरी आदत है, मैं हमेशा किताब को उल्टे पेज से खोलता हूं। कोई भी किताब खरीदता हूं पहले पिछला पन्ना देखता हूं क्या है। ये पेज जब मैंने खोला तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्टिफिकेट है, पेटेंट सर्टिफिकेट है। इसको मैं जानता हूं कि पेटेंट का मतलब क्या होता है। पेटेंट वो चीज होती है जिसको बनाने का अधिकार उसी आदमी के पास रहता है। उसकी परमिशन, किसी ने कोई आविष्कार कर दिया हो तो उसको बनाने का अधिकार उसी के पास रहता है। जब तक वो परमिशन ना ले दूसरा आदमी उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर मैंने इसको थोड़ा सा और देखा, आगे इन पन्नों को मैं पलटता गया तो यहाँ पे मुझे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दिखे, मुझे प्रतिभा देवी पाटिल जी दिखी और केंद्रीय राज्य मंत्री दिखे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दिखे। इस किताब को जब मैंने पूरा स्टडी किया, मेरे पास लेंस होता है, वकील लोग हमेशा रखते हैं क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़े नहीं जाते। मैंने इसके बीच में बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो भारत की सरकार की रिपोर्ट्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट्स हैं, PGIMS रोहतक की रिपोर्ट्स हैं। जब मैंने इनको पढ़ा तो पाया कि दुनिया के अंदर यदि खाने का कोई तेल इस धरती पे मौजूद है जिसको खाने से एक आदमी स्वस्थ रह सकता है, सैकड़ों बीमारियों से उसका पीछा छूट सकता है, तो उस तेल का नाम है हेल्थ गार्ड। इसकी जानकारी जब मुझे हुई तो मेरे होश उड़ गए। मैं हैरान था इस बात को जान के कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी जो अपने आप को बहुत होशियार समझता था, उसे
मालूम कि तेल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो सुनी सुनाई बातों के ऊपर बड़ा खुश होता था कि मैं तो सरसों का तेल इस्तेमाल करता हूं। पता लगा इस किताब को पढ़ने से कि सरसों का तेल जो लोग लगातार इस्तेमाल करते हैं उनके घुटनों के अंदर दर्द होना तय है, यूरिक एसिड उनका बढ़ना तय है, और उनको आने वाले समय में छाती के अंदर एक पेस मेकर लगता है, दिल की धड़कन को मेंटेन करने के लिए उस मशीन का लगना तय है। पता लगा कि बहुत से देशों के अंदर तो इस सरसों के तेल से बनी हुई चीजों के ऊपर बैन है, नहीं इस्तेमाल कर सकते आप। बहुत सारे फायदे भी हैं सरसों के तेल के, लेकिन नुकसान बहुत सारे हैं। इसके अंदर फिर मैंने WHO की रिपोर्ट को पढ़ा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया के खान पान का ध्यान रखती है, पैरामीटर्स तय करती है। पता लगा कि दुनिया के अंदर कितने ही तेल, देसी घी और सभी चीजों के कंपैरिजन इसके अंदर चार्ट दिए हुए हैं। उन चार्ट्स को देख के मैंने पाया कि डॉक्टर आज तक तेल बदल बदल के खाने की सलाह क्यों देते हैं, क्योंकि किसी भी तेल के अंदर बैलेंस मात्रा में इंग्रेडिएंट नहीं है, इसलिए तेल बदलने पड़ते हैं। केवल धरती के ऊपर एकमात्र ऐसा तेल है राइस ब्रान ऑयल, हेल्थ गार्ड ऑयल, जिसके अंदर बैलेंस्ड है सारी चीजें, जिसके अंदर 3 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो शरीर की सफाई करते हैं। तो मैंने भारद्वाज साहब को फिर से फोन लगाया, मैंने कहा सर ये इतना बढ़िया चीज है तो ये मार्केट में क्यों नहीं मिलता है? बोले सर ये पेटेंट है। मार्केट के अंदर अगर ये आ गया, मार्केट के अंदर अगर इन्होंने इस चीज को देना शुरू किया तो लोग तुरंत उसका डुप्लीकेट पैदा कर देते हैं। ये एक मिशन है, जिस व्यक्ति ने इस तेल का निर्माण किया है वो एक मिशन से जुड़ा हुआ है, और उनका मिशन है कि इस देश के घर घर के अंदर लोगों तक इस तेल को जैसा बनाते वैसा पहुंचाया जाए, इसलिए ये केवल RCM में मिलता है। पहली बार RCM की तरफ ध्यान गया, मैंने कहा चलो तेल बहुत अच्छा है, तेल मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 10 दिन बाद फिर फोन आता है साहब का, बोले सर इनके और भी प्रोडक्ट आते हैं, एक बार देखने चले। मैंने कहा फिर किसी दिन चलेंगे। फिर से फोन आता है, देखिए इंतहा उस आदमी की। फिर मैंने टाल दिया उसको। फिर एक दिन की बात है, दोपहर के लगभग 2-2:30 बजे की बात है, ये आंध्रा बैंक के पास में, दिल्ली हॉस्पिटल के पास में आंध्रा बैंक है, वहां ATM से मैं पैसे निकाल के निकल रहा था उस ATM से। सामने से मेरी वही अपलाइन बाइक के ऊपर जा रहे थे, उन्होंने नमस्ते किया, वकील साहब नमस्कार। मैंने कहा आज तो फंस गया। मैं क्या नमस्कार भारद्वाज साहब कैसे हो? बोले सर वहां दुकान पे चले। मैंने कहा अब तो एक बार पीछा छुड़वाना ही पड़ेगा इस आदमी से। मैंने घड़ी देखी, उनकी तरफ देखा, मुझे पता लगा, मुझे आभास हुआ कि वो किसी कंप्लेंट को ठीक करने जा रहे थे। बोले सर 5-1 मिनट बाद चलते हैं। मैं कहा 5 मिनट बाद मैं नहीं मिलने वाला, चलना है तो अभी चलो। परमात्मा की कृपा होनी थी, मेहर होनी थी, उन्होंने कैंसिल किया वो प्रोग्राम और मुझे लेके पिकअप सेंटर गुलाटी जी के पास लेके गए। वहां जाके प्रोडक्ट मैंने देखे, घर पे जो प्रोडक्ट मुझे इस्तेमाल करने थे, मुझे ध्यान है आज भी 1500 से ऊपर का मैंने सामान खरीदा और घर लेके गया। घर पे जब प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया बड़े अच्छे लगे। चाय में पीता था, जैसे गणपत जी ने बताया, लगभग आप यकीन नहीं मानेंगे, सन 2013 के आसपास में दिन में लगभग 25 से 35 कप रोजाना चाय पीता था। ये मेरा एवरेज था। तो उससे एसिडिटी होती थी, स्वाभाविक है। जब इस चाय को हमने पीना शुरू किया तो धीरे धीरे करके मुझे एहसास हुआ कि एसिडिटी है ही नहीं। मैडम से मैंने पूछा कि सामान कैसा है, उसने बताया कि जिंदगी में तुम पहली बार हल्दी लेके आए हो। मैं क्या इससे पहले क्या था? बोले मुझे नहीं पता, हल्दी तुम पहली बार लेके आए। इस तरह के प्रोडक्ट्स थे, लेकिन फिर भी RCM में समझने को तैयार नहीं था। प्लान मुझे दिखाया गया था, बताया गया था, मैंने कहा कुछ नहीं है, फालतू की चीजें। फॉर्म मेरा धक्के से भर दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, फ्री में है, भर दो। कहानी कहां बदलती है। 3 महीने के आसपास, तब तक मैं अनजानेपन में बहुत से साथियों को और भी सामान दिलवा चुका था, क्योंकि मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि कोई चीज अगर अच्छी है
तो मैं उस अच्छी चीज को अपने दोस्तों में और अपने परिवार वालों में जरूर शेयर करूं, धक्के से ही भले। तो इस दौरान मैंने और कई लोगों को सामान खरीदवा दिया। कहानी कहां बदलती है, 3 महीने बाद मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है 549 रुपीज ट्रांसफर्ड इन योर अकाउंट। कितने सर? कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं है 549, नहीं है ना? जिनको बड़ी नहीं लगती है एक बार 500 रुपए निकालो। आती है तो कम लगती है, देना पड़ता है तो बड़ी लगती है। बहुत बड़ी रकम है साहब। जब 549 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर हुए, मैंने गौर से देखा कि ये पैसे कहां से आए हैं, क्योंकि 549 रुपए तो मैं किसी से फीस भी नहीं लेता वकील के तौर पे। दिमाग में हिसाब लगाया कहां से आए, कुछ नहीं पता लगा। फिर ध्यान आया कि वो साहब कह रहे थे सामान खाने से पैसे आते, ये कंपनी आपको पैसे देगी। मैंने उनको फोन लगाया, मैं कहा राजेश जी ये 549 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, आपकी कंपनी का नाम क्या है? बोले आरसीएम। मैंने कहा नहीं आरसीएम तो नहीं, यहाँ तो फैशन शूटिंग कुछ लिखा हुआ है। बोले हाँ ये पूरा नाम है इसका, फैशन शूटिंग। आरसीएम तो इसका एक कॉन्सेप्ट है। तो मैंने कहा तुम्हारी कंपनी ने गलती से मेरे खाते में 549 रुपए भेज दिए हैं, ये मुझे ये बताओ कि ये आपको देने हैं या कंपनी ने वापस भेजने? कहां भेजने? क्योंकि मैं जानता हूं कंपनी का मामला है, गलती से ट्रांसफर अगर हो गए हैं तो वो मुकदमा करेंगे, नोटिस भेजेंगे, पंगा हो जाएगा। वकील आदमी कभी भी अपने मुकदमे नहीं लड़ता है, डॉक्टर जैसे अपने बच्चों का इलाज नहीं करता, वकील आदमी मुकदमों से हमेशा डरता है। यहां जींद शहर के अंदर भी आप मुझे देखेंगे, मैं हमेशा सीट बेल्ट लगा के चलता हूं, हमेशा शुरू से आदत है, क्योंकि मुझे लॉ का पता है, कानून को जानने वाला ही कानून से ज्यादा करता है। तो वो बोले सर ये आपके ही पैसे हैं। मैं कहा कैसे पैसे? मेरे कैसे पैसे? मैंने क्या किया? बोले सर आपने सामान खरीदा है। मैं कहा हाँ खरीदा है। बोले उसके बाद भी खरीदा है क्या? मैं कहा हाँ, मैं तो हर महीने अब 1,500-2 हजार का लेके आता हूँ। मेरे 2-3 दोस्त हैं वो भी अच्छे चाय के शौकीन है, उनको भी चाय दिलवाता हूँ। बोले सर फिर ये आपके ही है। मैं इतने 549? बोले हाँ। बोला लाले की जान है, 500 रुपये बांटो। बोले सर ज्यादा है क्या? मैं कहा और ये यहां पंसारी जी बैठे जींद के अंदर, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े दिग्गज हैं, उनसे सामान खरीदते हुए मुझे 20 साल हो गए। मेरे पिताजी पिछले 40 साल से खरीद रहे हैं, उन्होंने तो आज तक 50 रुपए नहीं दिए मेरे को। कैलेंडर भी धक्के से मांगता हूं, छीनना पड़ता है 5 रुपए का। तो तुमने 3 महीने में 549 दे दिए, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है। बोले सर बोले तो मुंह में बांध है। हमारा साथी बोले हाँ। मगर कैसे, क्या है सिस्टम, क्या है? दिमाग में विचार घूमा, फिर गया उनके पास, फिर उन्होंने प्लान दिखाया, वही गोले अभी दिखाया था ना प्लान। नए साथी हैं बात कौन थे? नहीं आप नहीं, ये प्लान जो दिखाया समझ में आ गया? सच में बताओ नहीं आया? नहीं आता सर। उन्होंने पूरी कोशिश की समझाने की और मैंने पूरी कोशिश की समझने की, रत्ती भर भी समझ में नहीं आया। 10% तो छोड़ो, 1% भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा दोबारा दिखाओ एक बार। उन्होंने फिर दोबारा दिखा दिया, समझ में नहीं आया। मैंने कहा ऐसा एक पर्चा मैंने दे दूं आप समझ लो। मैं उस पेपर को घर लेके गया। मेरे दोस्त हैं अनूप सिंह, लेक्चरर हैं और अब रॉयल्टी अचीवर हैं। शाम को हम दोनों बैठते थे, इकट्ठे चाय पीते थे, हम छत पे बैठे हुए थे। मैंने वो पेपर उसके सामने रखा। वो टीचर है, टीचर लोग थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं, समझदार भी होते हैं। वो मैंने उनको दिखाया, मैं कहा यार ये ऐसे ऐसे करके ये बता रहे हैं कि इसमें सामान खरीदने से पैसे आते हैं, तो चेक कर दो एक बार। उसने
चेक किया, पढ़ा, पढ़ के पूरा पढ़ने के बाद उसने बताया कि यहाँ जो ये 10,530 रुपए लिखे हुए हैं ना, यहां पे ना 40 रुपए कम आते हैं, 40 की गड़बड़ है। मतलब कोई बात नहीं, 40 की गड़बड़ है, 10,490 तो आवा है। बोले हाँ ये तो ठीक है, मां फिर ठीक है, फिर कर लेते हैं इसका। तो बड़ा सौभाग्य मेरा रहा कि उसके तुरंत बाद एक प्रोग्राम हुआ पानीपत में। पानीपत शहर के अंदर में गया, वहां पे आदरणीय मुकेश कोठारी जी का प्रोग्राम था। आप जानते हैं कोठारी जी को? एक बार उनके लिए जोरदार ताली। कोठारी जी का प्रोग्राम था, मैं भी चला गया, मेरे साथ 4-5 मित्र और भी चले गए। धक्के से ले गया, बहाने सब ले गया। वहां पे कुछ और काम था हमें, लेकिन उस काम के एवज में हम चले गए। और बिल्कुल जहां पे पूरा हॉल खचाखच था, वो लगभग 500 के करीब लोग थे। हम लोग बिल्कुल लास्ट वाले बेंच पे बैठे थे, जैसे अपने यहाँ पे पीछे जो लोग बैठे हुए हैं। लास्ट में इसलिए बैठे थे कि बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो चुपके से निकल लेंगे। वहां पे एक के बाद ऐसे ही लोग बुलाए जा रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे। गर्मी का महीना था, टाई लगा के लोग खड़े थे। मैं कहा देखो कितने बौड़े लोग हैं, जब आप सच्चे बौड़े तालियां बज रही। आखिर में 3 साथी जो थे वो बाहर निकल गए, हम 2 बैठे रह गए वहां पे। 2 कौन थे? राजेंद्र लीडर जी और मैं, दोनों बैठे रहे, सुन रहे बात। लास्ट में जब कोठारी जी आए तो उन्होंने एक कहानी सुनाई जिससे आरसी बिजनेस समझ में आया। सुनना चाहते हैं सर? यस। हकीकत है, ये कहानी नहीं है, कहानी के रूप में इसको पेश किया जाता है। अमेरिका का एक गांव था। उस गांव के अंदर 2 छोटे बच्चे रहते थे। वो बच्चे जब बड़े हुए तो उन बच्चों ने काम ढूंढा। गांव में कोई ज्यादा काम नहीं था, वो बड़ा पथरीला इलाका था। गांव के सरपंच के पास वो गए और सरपंच साहब से पूछा कि सर हमें कोई काम बताओ, हम बड़े हो गए हैं, घर वाले शादी करना चाहते हैं, कमा के क्या खिलाएं। तो उन्होंने कहा कि भैया काम तो यहाँ पे यही खेती बाड़ी है, जैसे रूखी सूखी है, यही है। हाँ एक काम है, अगर आप कर सके तो। काम ये है कि हमारा जो ये गांव है, इस गांव से लगभग 5 कोस की दूरी पर एक झील है जहां से हम लोग पानी लेके आते हैं। यदि आप वहां से पानी लेके आए तो गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पानी आपसे खरीद सकते हैं। एक आध पैसा आपको रोज का मिल जाया करेगा। ये लगभग 100 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है। सुबह जाते, 2 बाल्टियां हाथ में उठा के लेके आते पानी, सारा दिन चक्कर लगाते रहते, 5-10 चक्कर वो लगाते। उसके बाद धीरे धीरे करके उनका इनकम बढ़ना शुरू हुआ। घर वालों ने शादी कर दी उनकी। शादी के बाद बच्चे पैदा हुए तो खर्चे बढ़े, तो 10 चक्कर की जगह उन्होंने ओवर टाइम करना शुरू कर दिया। जैसे हम लोग भी करते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं तो काम ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। नौकरी वाला ओवर टाइम करता है, दुकानदार ज्यादा टाइम दुकान खोलता है, नए नए तरीके ढूंढता है, उन्होंने भी ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। करते करते थोड़ा आगे बढ़े तो एक लड़का जो था, हिंदी में हम उनका नाम लिख देते, एक सोहन और एक मोहन। सोहन के दिमाग में एक विचार आया कि ये बाल्टियां कब तक धोएंगे साहब, ये बाल्टियां पूरी जिंदगी कब तक धोएंगे, ये बाल्टियां धोते धोते कमर टेढ़ी होती चली जा रही है। क्यों न हम ऐसा करें कि यहाँ इस झील से लेकर अपने गांव तक एक पाइपलाइन बिछाने का प्रबंध करें। क्यों न वहां से लेकर यहाँ तक खुदाई करके एक ऐसी पाइपलाइन बिछाई जाए जहां से पानी अपने आप आता रहे और हम लोग लगातार बेचते चले जाएं। तो उसने ये आइडिया अपने दोस्त मोहन को बताया। मोहन ने जब इस विचार को सुना, उसने कहा तेरा दिमाग खराब है, ऐसे ही कभी होता है। ये तेरे बाप ने, तेरे दादा ने कभी ऐसा सोचा था? पीढ़ियों से हम लोग पानी धो रहे हैं, 7 पीढ़ियां बीत गई, आज तक इन पथरीले रास्तों से, इन पहाड़ों को चीर के कौन है पाइपलाइन बिछा देगा? सोहन ने कहा नहीं, हम इस काम को करेंगे। उसको ये बात जम चुकी थी
मोहन ने मना कर दिया। सोहन ने उस काम के ऊपर काम करना शुरू किया। सारा दिन बाल्टियां धोता। शाम को जब मोहन आराम करने के लिए चला जाता, सोहन उस पाइपलाइन के ऊपर खुदाई करता, फावड़ा लेके उसकी धीरे धीरे करके काम करता चला गया। 6 महीने बीत गए। 6 महीने के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि आरसीएम बिजनेस में लोग काम करते 6 महीने तक वही 500, 700, 1000 रुपए आते हैं। 6 महीने बाद लोगों ने फिर समझाया उसको, कुछ नहीं रखा है इस काम में, पाइपलाइन नहीं बिछती, छोड़ दे इस काम को। 1 साल वो लगा रहा, कोई खास प्रोग्रेस नहीं थी। लोगों ने फिर समझाया, मोहन ने भी समझाया। 2 साल बीत गए। 2 साल बाद भी लोगों ने उसको समझाया कि देख, तेरा साथी तेरे से ज्यादा पैसे कमाता है, वो अब तेरे से ज्यादा अमीर होता जा रहा है, तू वहीं का वहीं पड़ा है। कहां पाइपलाइन के चक्कर में, क्योंकि अब जो है मोहन 12 चक्कर लगाता था, सोहन 10 चक्कर लगाता था, क्योंकि वो 2 घंटे अपनी पाइपलाइन को उसने देना शुरू कर दिया था। 3 साल बीत गए। 3 साल के बाद लोगों ने फिर समझाया कि मत कर ऐसा, जिंदगी मत खराब कर। 4 साल बीत गए, तब भी पाइपलाइन पूरी नहीं हुई थी। जैसे ही 5वां साल खत्म होने को आया, वो पाइपलाइन यहां से निकल के यहां तक पूरी की पूरी बीत चुकी थी। अब उस सोहन ने यहां पे एक टूटी लगाई, उस पाइपलाइन से पानी को बेचना शुरू किया। अब आप बताइए, फायदे में कौन है, सोहन है या मोहन है? अब मोहन का धंधा बंद होना तय था। अब सोहन के जीवन का चक्कर शुरू हो चुका था। अब उसने उससे कम पैसे में पानी बेचना शुरू कर दिया। उसका दिल आए 10 बाल्टी बेचे, 100 बाल्टी बेचे। दिन रात पाइपलाइन चल रही है। और कमाल की बात तो है कि उस पाइपलाइन के आगे कोई ऐसे टूटी नहीं थी जिसको बंद किया जा सके, वो चलता ही रहता था। अब जरा गौर करें, मैं नए साथियों से पूछना चाहूंगा, जो भी काम आप करते हैं, नए साथी कौन है इधर से? आप क्या काम करते हैं सर? फर्नीचर का काम है, सेल परचेज का काम है, ओल्ड फर्नीचर। ओल्ड फर्नीचर का सेल परचेज का काम। बहुत अच्छा सर। इधर से कोई साथी नहीं? क्या काम करते हैं सर? मैं दिहाड़ी करता हूँ। दिहाड़ी करते हैं। आप सर? खेती करते हैं, स्टडी करते हैं। मैं एडवोकेट। अब बताइए, जो साहब दिहाड़ी करते हैं, आप अगर एक दिन दिहाड़ी पे नहीं जाएंगे तो क्या आपको उस दिन के भी पैसे मिलते हैं? नहीं। आप सर जिस दिन दुकान नहीं खोलते उस दिन के आपको पैसे नहीं मिलेगा। आप 1 महीने घूमने चले जाए, आपको पैसे आएंगे? आप 1 महीने खुदा ना करे कि कोई घर में दिक्कत आ जाए, आपको पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, हम लोग बाल्टी ढो रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? बाल्टी ढो रहे हैं। वकील रोजाना वकील वकालत करेगा तो पैसा आएगा। दुकानदार रोजाना दुकान खोलेगा तो पैसा आएगा। डॉक्टर क्लिनिक खोलेगा तो पैसा आएगा। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि 6 महीने घूमने चले जाओ और आपको फिर भी पैसा आए। वो तो पाइपलाइन बिछाने से ही आएगा। मैं बड़ा हैरान था। उन साहब ने बताया कि अगर आप आरसीएम बिजनेस को ठीक तरीके से 5 साल के लिए कर लेते हैं, सीख के कर लेते हैं, समझ के कर लेते हैं, अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो आपके घर में पाइपलाइन बिछ जाएगी। उस पाइपलाइन से गुलाबी रंग के नोट आएंगे और आप चाहोगे ना तो भी बंद नहीं कर पाओगे उस पाइपलाइन को। आपके बस की बात नहीं। मैं उदाहरण देता हूं, अभी आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि ये पाइपलाइन बंद नहीं हो सकती। अनिल जी 1 मिनट इधर। भैया ऐसे है, आरसीएम में जो है ना कोई खास दम नहीं है, कुछ नहीं लगा इस बात में। तू ऐसे आप ऐसे करो, मेरे कहने से ज्वाइन करा था ना, ऐसे करो, छोड़ो उसको, कुछ और करो। कति ना छोटू 18 लाख क्या करता हूँ। सुधीर जी आप तो मान जाओ, समझदार आदमी। आप छोड़ दो, मैं छोड़ूंगा। मेरे सबसे अच्छे अभी मुझे गुरुजी कह रहे हैं, जवानी मान यह बात बड़ी दीपक, आप तो मेरे फिर भी काफी मैं छोड़ के दूसरा लंबा को छोड़ दे। बीमार भी नहीं, पीछे नहीं हो जाए।
सुप्रिया कुछ नहीं रखा इन बातों में, ये टाइम खराब करने की चीज है। यहाँ अंदर एंट्री करते 100 रुपए लेंगे पहले तो, अब बोर करूंगा नहीं ना कहानियां सुना कुछ नहीं इन बातों में, छोड़ दो। एमएससी है, मैथमेटिक्स है, अच्छी जॉब लग जाएगी। अब ये नहीं छोड़ रहे तो मेरी जो पाइपलाइन है उसमें से पैसे आने बंद हो सकते हैं क्या? मैंने जोर लगा लिया, छोड़ दे, नहीं छोड़ रहे। ये है आरसीएम की पाइपलाइन। ये बात जब मुझे बताई गई, समझाई गई उस स्टेज से, तो दिमाग में उस दिन पहली बार प्रश्न आया कि कैसे करना है। तब तक कर रहे थे लेकिन तब तक कर नहीं रहे थे, सिर्फ खेल रहे थे। कुछ लोगों के डिस्काउंट कार्ड बनवा दिए थे धक्के से, कुछ लोगों को सामान दे दिया था धक्के से, सारे काम कर चुका था तब तक मैं। लगभग 30-40 लोगों को ज्वाइन भी करवा चुका था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों करना है, आरसीएम कैसे करना है सबको मालूम है, क्यों करना है ये नहीं मालूम। जिस दिन इस क्यों का जवाब आपको मिल गया ना साहब, उस दिन आपका आरसीएम चलना शुरू होगा। क्यों का जिक्र शायद किसी ने स्टेज से भी किया था। क्यों को पहचानिए साहब। मेरे लिए ये क्यों कितना इंपॉर्टेंट था मैं बताता हूं, क्यों मैं आरसीएम को कर पाया। जब मुझे बताया गया कि 5 साल काम करने के बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम तो करोगे आप लेकिन वो काम नहीं लगेगा, वो इंजॉयमेंट रहेगा। मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने जो भारद्वाज साहब थे उनसे पूछा, मैं कहा ये जो साहब कह रहे थे क्या सत्य है, सही है? बोले बिल्कुल सत्य है, 5 साल में किया जा सकता है। मैंने कहा ना, तेरी बात नहीं जचती मेरा, तू ऐसा कर, मेरे को किसी और से मिला, किसी और से मिला। वो मुझे लेके गए हमारी ग्रेट अपलाइन शर्मन जी के पास। उन्होंने फिर से प्लान दिखाया, वही गोले फिर बना दिए। मैं कहा ये सारी चीज ठीक है, मैं सीख लूंगा, लेकिन सच बताओ क्या वाकई में 5 साल के अंदर ऐसा हो सकता है? किसी का हुआ है? बोले हाँ हुआ है, बहुत से लोगों का हुआ है। मैं कहा किस किस का हुआ? मैं मिलना चाहता हूं, मैं इस कंपनी के मालिक से मिलना चाहता हूं। पहला आदमी था जो कंपनी के मालिक से मिलना। बोले कंपनी के मालिक तो भीलवाड़ा है। मैं कहा लेके चलो। कब चलना बताओ? भीलवाड़ा गया, गणपत जी की तरह पूरी तसल्ली की, हर चीज देखी, हर चीज जांची, बहुत से अचीवर से मिला, यकीन हो गया कि यस हो सकता है। उसके बाद मैंने कहा कि सर मैं 5 साल के अंदर अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता हूं, आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। आप अगर कहोगे कि रोजाना 3 घंटे पंखे से उल्टा लटकना है, मैं लटकने को तैयार हूं। आप कहोगे कि रोजाना उस छत के ऊपर चढ़ के छलांग लगानी है, मैं लगाने को तैयार हूं। आप कहोगे एक आदमी से मिलना है, मैं 10 से मिलने को तैयार हूं। आप जो मर्जी कह दो, मैं वो करने को तैयार हूं। लेकिन ध्यान रखना, 5 साल के अंदर अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं मिली तो खैर नहीं है तारीफ। ये यकीन मानना, ये मेरे लफ्ज थे, ये मेरे शब्द थे। हवाइयां उड़ गई थी साहब कि ये क्या बोल रहा है। तो उन्होंने जो मुझे बताया, आप जानना चाहते हैं क्या? 5 साल तक यदि आपने उन कामों को शिद्दत से कर लिया, दिल से कर लिया, क्योंकि सारा का सारा मामला यही है, हम आरसीएम करते तो हैं लेकिन जैसा बताया वैसा नहीं करते। कारण बड़ा सिंपल है। कारण सिंपल है। सिंपल क्यों है? क्योंकि वकील आदमी वकील के तौर पे इस काम को करता है, डॉक्टर डॉक्टरी के तरीके से करता है, इंजीनियर इंजीनियर के तरीके से करता है, दुकानदार दुकानदारी के हिसाब से करता है। आरसीएम को आरसीएम के तरह से कोई नहीं करता।
बहुत रेयर लोग होते हैं जो करते हैं, और जो करते हैं वो 23 महीने में टेक्निकल अचीवर हो जाते हैं। वेरी गुड। बहुत सरल है सर। उसमें अभी जो गणपति ने बताया कि दिमाग नहीं लगाना है, ये दिमाग ही आलस्य नहीं करने देता। सबसे बड़ा चैलेंज दिमाग है, क्योंकि इस दिमाग के अंदर पिछले आपकी जितनी भी उम्र है, पूरी जिंदगी इस दिमाग को ये बताया गया है कि पैसा खर्च करने से पैसा जाता है, सामान खरीदने से पैसा जाता है, आता नहीं है। ये दिमाग मानता ही नहीं है इस बात को, और जब तक हमारा दिमाग इस बात को नहीं मानता है, हम अधूरेपन से जब दूसरे को समझाते हैं तो उसको भी समझ नहीं आता है। ये ठीक वैसे ही है साहब कि एक आदमी भक्ति करता है, परमात्मा को पाना चाहता है, और उसके लिए जब वो तपस्या शुरू करता है, उस तपस्या के अंदर जब तक वो पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाता, पूर्ण रूप से, तब तक उसको भगवान के दर्शन नहीं होते, नहीं हो सकते। उसको हर चीज सरेंडर करनी पड़ती है, हर चीज। इफ बट किंतु परंतु क्या क्यों कैसे नहीं होता उसके पास। जब वो टोटल सरेंडर करता है तो उसको मिलते हैं प्रभु, और जिसको मिलते हैं वही तो बता सकता है ना कि ऐसा होता है। अदरवाइज जब तक मिला ही नहीं है तब तक बताएंगे तो क्या, कैसे बताएंगे? नहीं बता सकते। आप बिना किसी फल को खाए उसका टेस्ट नहीं बता सकते, कड़वा है, उसको पाए बिना आप आगे नहीं बता सकते। उसके जो तरीके हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं, मुझे क्या बताया। पहली चीज उन्होंने मुझे बताई कि आज के बाद अब आप 5 साल के अंदर फ्रीडम चाहते हैं, तो पहला काम आपको ये करना होगा कि आरसीएम के अंदर जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उनको 100% यूज करना है, इस्तेमाल करना है। 100% प्रोडक्ट को यूज करना है। नो एक्सक्यूज। क्या सर? नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं कि महंगा है जी, कि 4 दिन बाद मिलेगा जी, अभी तो आरसीएम से पैसे आए नहीं आए जी, अभी क्यों खरीदूं जी। शर्ट आरसीएम में तो 400 रुपए की है जी, मार्केट में सेल लगी हुई है 150-150 रुपए में है, मैं तो गरीब हूं जी। नो एक्सक्यूज। अगर एक्सक्यूज बनाया तो संभावना ही नहीं है, भूल जाओ। फिर 5 साल तो क्या 50 साल लग जाए शायद, तब भी शायद रॉयल्टी के ना पहुंचो। मैंने कहा यस हो जाएगा, आज से ही हो जाएगा। कर सकते हैं सर? यस। पक्का पक्का? यस। दिल पे हाथ रख के बोलो, कर सकते हैं? यस। करेंगे तो होगा, करेंगे तो। इसमें अगर थोड़ा सा आप गहराई से समझे, इसके अंदर अगर 0.000% की भी कमी है ना, 1% की भी, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। एक्सक्यूज पता है क्या होते हैं हमारे पास? बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं। छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, 2-3 उदाहरण में। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, 100% की बारी आई, तो मेरे बेटे का बर्थडे था, 27 दिसंबर को आता है, अभी जस्ट आने वाला है। अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया था, दिसंबर में बर्थडे था। बर्थडे के लिए उसको अपने स्कूल के अंदर टॉफी बांटनी होती है। 24 तारीख को स्कूल बंद हो रहे थे, 23 तारीख की शाम की बात है। उन दिनों आरसीएम में कैंडीज आती थी संतरे की, 5 किलोमीटर दूर में रहता था पिकअप सेंटर से।
20 रुपए की कैंडी मुझे खरीदनी थी। बच्चा शाम को 7:30 बजे की बात है, बच्चे ने कहा कि पापा कल मेरा स्कूल में कैंडी बांटनी है तो वो लेके आओ। पड़ोस में दुकान थी, चाहता तो वहां से खरीद सकता था। मैंने कहा नहीं, मैं RCM से लेके आता हूँ। 5 किलोमीटर दूर बुलेट मोटरसाइकिल के ऊपर 5 किलोमीटर में लगभग 20 रुपए खर्चा आता है। 20 रुपए तेल का खर्चा आता है। दिमाग ने हिसाब लगाया, 20 रुपए की बात है, 20 रुपए खर्च करेगा, वहां जाएगा, यहीं से ले लेना, क्या फर्क पड़ता है। बात याद आई, 100% यूज करता है। नहीं कोई बात नहीं, मैं जाता हूं। 7:30 बजे मैं पहुंचा पिकअप सेंटर पे। पिकअप सेंटर बंद था। जा चुके थे गुलाटी जी उस टाइम, सर्दी का समय था, घर जा चुके थे। ऑप्शन नहीं था। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, कैंडी को रहने देते हैं, घर से कुछ बना के ऑप्शन ढूंढो। दूसरा उदाहरण, 6-7 महीने के बाद घर में जरूरत हुई टावल की। टावल सब लोग जानते हैं सर, टावल की जरूरत महसूस हुई। मुझे पता था RCM में टावल आते, पता किया पिकअप सेंटर्स पे नहीं अवेलेबल थे। मैडम को मैंने कहा थोड़ा दिन वेट करते हैं, आ जाए। और 6 महीने बीत गए, टावल नहीं आया। बोले एक तो ले आओ मार्केट से, मेहमान आ गया उसको क्या देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेहमान आ गया तो इसी से काम चलाते हैं। 1.5 साल बीत गया, टावल नहीं आया। मन तो किया कि ले आऊं, दिमाग ने कहा कि ले आओ, क्या फर्क पड़ता है 100 रुपए का टावल खरीदने से। दिल ने कहा कि दिक्कत हो जाएगी, 100% करना है सर। पिकअप सेंटर पे गया, बेडशीट खरीदी। बिल कटवाने वाला था, बेडशीट इसलिए खरीदी कि काट के इसके टावल बना कि उसी वक्त फोन आया मेरे पास। मदन पाल जी हैं, वो नरवाना पिकअप सेंटर पे गए हुए थे। बोले सर यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट आया हुआ है। मैंने कहा क्या। बोले टावल। मैंने कहा 6 लेके आओ। तो साहब इसको बोलते हैं 100% यूज, नो एक्सक्यूज। हम बहाने बनाते हैं कि अभी अवेलेबल नहीं है, ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ले लो, ले लो, फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बात बहुत छोटी सी है लेकिन फर्क बहुत पड़ता है। ये ठीक वैसे ही है कि एक आदमी भगवान शिव जी को पाना चाहता था, तपस्या में वो बैठा, 5 साल से लगातार बैठा था। शिव जी प्रकट नहीं हुए, मन में शंका हुई, थोड़ी सी आंख खोल के देखता, आया कि नहीं आया। फिर आंख बंद कर ली, 5 साल फिर बैठा रहा, फिर थोड़ी सी आंख खोल के देखता, आया तो कोई। ये शंका है कि क्या फर्क पड़ता, कौन देखता है, किसको पता है कि यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्या फर्क पड़ता है 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। फर्क इतना पड़ता है कि रॉयल्टी जो 2 साल में आ सकती थी वो शायद 20 साल में है। ये फर्क किस लिए पड़ता है क्योंकि अंदर से जब तक बात नहीं निकलेगी ना, अंदर से लोग इसीलिए मना कर देते हैं। लोग इसीलिए हमारी बात को मानते नहीं। बहुत बार हम लोगों को समझाने चले जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। फार्मूला नंबर 1 ध्यान रहेगा सर। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज। आप मेरे ऊपर से नीचे तक चेक कर सकते हैं, हर चीज RCM की है, हर चीज RCM की है। लगातार 1 साल तक मैं बिना बेल्ट के रहा। बेल्ट नहीं खरीदी मैंने मार्केट से, तब बेल्ट नहीं अवेलेबल थी। घर वाली जब RCM के सूट नहीं आते थे तब बेडशीट को काट के उससे सूट सिल के उसने पहने। बेडशीट से कर पाओगे?
कर पाओगे तो सब कुछ पाओगे, सब कुछ मिलता है। ये सारा काम, सारा खेल समर्पण का है, सारा गेम समर्पण का है, और कुछ नहीं है यहाँ। दूसरा नंबर, लिस्ट मेकिंग। लिस्ट बनानी है, सूची बनानी है, किसकी? जानकार लोगों की और अपने सपनों की। एक सूची बनानी होती है। उस सूची में अक्सर हम बड़ी गलती कर बैठते हैं कि सिर्फ उन लोगों का नाम लिखते हैं जिनका हमें ये लगता है कि ये आरसीएम कर लेगा। इस सूची को बनाते हुए एक चीज का ध्यान रखें कि अभी अभी तो सुप्रिया जी ने बताया कि ये एक परमात्मा का प्रसाद है। क्या आप ऐसा करते हैं कि मंदिर से जब बाहर निकलते हैं और आपके हाथ में प्रसाद है, उस प्रसाद को देते हुए क्या आप इस बात का हिसाब लगाते हैं कि ये अमीर आदमी है, इसको नहीं देना, ये गरीब आदमी है, इसको देना है, ये छोटे कद का है, इसको नहीं देना है, ये लंबा है, इसको देना है? क्या ऐसा कभी हिसाब आपने लगाया है? तो वहां अगर हिसाब नहीं लगाया तो यहां हिसाब क्यों लगाते हैं? जब लिस्ट बनाने की बारी आती है तो उस लिस्ट के अंदर सिर्फ 20-30 लोग ही होते हैं। एक आदमी कम से कम 500 लोगों को जानता है। शादी की जब बात आती है, उसके अंदर गांव के अंदर खास तौर पे जब कहते हैं भाई न्योंदा देके आना है, तो काट के छोटी करनी पड़ती है वो लिस्ट, वरना 500 नहीं 2000 आ जाएगा, हम बुलाना नहीं चाहते। उस वक्त तो इतनी लंबी लिस्ट हो जाती है। तो जब आरसीएम करते हैं, बहुत बड़ी गलती हमसे ये हो जाती है कि हम उस लिस्ट को काट छाट के छोटा कर देते हैं कि ये तो वकील है, इसको क्या जरूरत है। सोच के देखिए, हिसाब लगा के देखिए, यही गणित अगर मेरी अपलाइन ने, राजेश जी ने लगाया होता तो क्या आज मैं वहां होता? कोई गणित नहीं लगाना है लिस्ट को बनाने के लिए। और लिस्ट कहां बनाओगे सर? पर्ची में बनाओगे या डायरी में? अक्सर हम लोग गलती ये भी कर बैठते हैं कि पर्ची में बनाते हैं या दिमाग में बनाते हैं, है ना? हेलो, दिमाग में लिस्ट अगर बनाएंगे तो खुदा न खास्ता कल को ये दिमाग खराब हो गया तो बिजनेस तो गया। पर्ची कहीं खो गई तो बाकायदा एक डायरी और पेन लीजिए। उस डायरी और पेन के अंदर, ये मोबाइल फोन के अंदर लिस्ट नहीं होती सर। मोबाइल फोन में सोचते हैं इसमें लिस्ट है, नहीं है ये लिस्ट। पता है क्यों नहीं है? थोड़ा सा मैं बड़ा गहराई से बताता हूं। इस मोबाइल फोन में जब तक वो नंबर है, वो नंबर उसी मकसद से है। आपका दिमाग उस नंबर को उसी मकसद से याद रखता है जिस मकसद से आपने उसका नाम इस मोबाइल में फीड किया था। हेलो, बिल्कुल राइट सर। आपने भी इसमें डॉक्टर का नंबर फीड किया है तो जैसे ही वो नंबर सामने आएगा आपके दिमाग में डॉक्टर आएगा, एडवोकेट आएगा। जब वो नंबर इस मोबाइल से निकल के आरसीएम की डायरी में आ जाएगा, तब वो बिजनेस के अंदर आपका दिमाग अलाउ करेगा कि अब इसको प्लान दिखाया जा सकता है, अब इसको प्रोडक्ट दिया जा सकता है। ये तब तक आता ही नहीं है, चैलेंज ही है। हम अक्सर, मैं देखता हूं पिछले 7 साल का अनुभव है, 99% लोग इन 2 पायदान पे फेल हो जाते हैं। 99% जो रेशियो है लोगों का, वो इन 2 चीजों में ही उलझ के रह जाते हैं। इन 2 से तीसरे पायदान पे नहीं पहुंच पाते। कर सकेंगे सर? यस। पक्का पक्का? यस। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। तीसरे नंबर की जो बात आती है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टैक्ट
संपर्क, मैं हिंदी में बता देता हूं, वह आमंत्रण, कॉन्टेक्ट। अब लिस्ट जो आपके पास है उसके अंदर हमें तीसरा काम करना है, उन लोगों से कांटेक्ट करना, संपर्क करना है। और संपर्क का मतलब संपर्क ही होता है। यहां गलती कर देती है। गलती क्या होती है? संपर्क करने के साथ साथ ही आप सीन बता देते हैं। हेलो, ऐसे नहीं चलेगा। पहले उन लोगों को जो आपके फोन में लिस्ट थी उसको आपने पेपर पे उतार दिया। अब एक आदमी है, उससे 1 साल हो गया आपको बात किए हुए, और आज सीधे फोन लगाते हैं, उसको कह रहे हैं कि भैया एक गजब का बिजनेस है, आजा मिलके करते हैं। क्या सोचेगा? यार बड़ा फंसाने वाला, आज तक तो पानी का गिलास नहीं पूछा। उसके दिमाग में एक ही विचार जाएगा कि इसका कुछ फायदा हो, स्वार्थ है। अरे पहले संपर्क तो कर ले सर, आज तक तो याद ही नहीं किया था उसको। पहले राम रमी तो कर दो, पहले हाय हेलो तो कर लो। घर में कौन जीव है कौन मरा इतना तो पूछ लो। संपर्क करना शुरू करें उन लोगों से जो आपके लिस्ट के अंदर लोग हैं, हाय हाय हेलो, ताकि उनको लगे कि आप उनके जानकार हैं। अदरवाइज तो फालतू का आदमी है यार, अपना फायदा देखे है। सिंपल सी बात है सर, आरसीएम कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है, ह्यूमन नेचर पे चलता है, मानवीय संबंधों पे चलता है, मानवता के आधार पे चलता है। संपर्क करना शुरू कर दें उन लोगों से, और फिर उन लोगों से धीरे धीरे करके मिलने का समय लेना शुरू कर दें। मिलना चाहते हैं हम आपसे, मिलने के लिए समय लेने से, और मिलने के लिए समय लेने का एक बड़ा अच्छा और बड़ा सिंपल तरीका है। आप किसी को फोन लगाते हैं, बात करते हैं, हेलो पूछें, क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है भाई साहब, भाई मैं एक बार मिलना चाहता हूं आपसे। क्या बोलेंगे सर?